सरकारी और प्रशासन की नाकामी के कई किस्से आ चुके हैं और न जाने कब तक आते रहेंगे। ताज़ा मामला सामने आया है राजस्थान के झालावाड़ से। यहाँ के सुनेल नाम के टाउन में एक महिला ने कोविड के चलते दम तोड़ दिया। इंडिया टुडे के फिरोज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक महिला के घर पर ही उसका निधन हुआ था। उसके बेटों ने शव को शमशान घाट ले जाने के लिए प्रशासन से एम्बुलेंस मांगी, लेकिन उन्हें कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे में दोनों बेटों को मां का शव ठेले पर रखकर ही शमशान घाट ले जाना पड़ा। हालांकि दोनों ने पीपीई पहन रखी थी, लेकिन महिला का शव कस्बे के बाजार और गलियों से होते हुए शमशान पहुंचा, जहां बिना किसी प्रोटोकॉल महिला के शव का अंतिम संस्कार किया गया। आप भी देखें ये वीडियो। मामला जब सामने आया तो जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने इस पर सफाई दी। कहा क्योंकि एम्बुलेंस उस वक्त उपलब्ध नहीं थी, कस्बा छोटा ही है, शमशान घाट काफी पास ही था, मरीज के अटेंडेंट्स उतनी देर रुकने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें बाकायदा किट उपलब्ध कराई गई। शमशान में भी पंचायत द्वारा सुविधाएं दी गई थी। आगे हम देखेंगे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। ये थी आज की कोविड कथा। बढ़ते हैं हमारी बड़ी खबर की ओर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन से एक ऐसी खबर आई है जिसने इस आंदोलन की लीडरशिप पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये खबर एक युवा महिला के कथित यौन शोषण, रेप और किडनैपिंग से जुड़ी हुई है। पीड़ित महिला की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ उसके परिवार के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। कहां से आई थी महिला, उसके साथ क्या हुआ, किसान आंदोलन के नेताओं पर क्या आरोप लग रहे हैं, किसान आंदोलन में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण की घटनाओं पर क्या कार्रवाई हो रही है, इस तरह की घटनाएं ऐसे आंदोलनों को किस तरह से कमजोर करती हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। जैसा कि आप सबको पता है कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। इस आंदोलन में कई किसान संगठन शामिल हैं। इन सब का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। आंदोलन में भारी संख्या में महिला किसान और एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। सिर्फ हरियाणा, पंजाब और पश्चिम यूपी से ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी यहाँ किसान आए हुए हैं। ऐसे ही एक 25 साल की लड़की किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पश्चिम बंगाल से दिल्ली चली आई। लड़की आर्टिस्ट और डिजाइनर थी। उसके पिता पश्चिम बंगाल के एक मजदूर संगठन के सदस्य हैं। इस वजह से राजनीतिक मसलों पर लड़की की समझ स्पष्ट थी। वो गाहे बगाहे अलग अलग आंदोलनों में शामिल होती रहती थी। अप्रैल के शुरुआती दिनों में उसकी मुलाकात संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पश्चिम बंगाल में कैंपेनिंग करने आए कुछ लोगों से हुई। लड़की के साथ उसके पिता भी थे। जिन लोगों से लड़की ने मुलाकात की उनमें से 4 अनिल मलिक, अनुज सिंह चनौत, अंकुश सांगवान और कविता आर्य खुद को किसान सोशल आर्मी का सदस्य बता रहे थे। वहीं जगदीश बराड़ ने खुद को कुश्ती किसान यूनियन और योगिता सुहाग ने अपने आप को इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट बताया था। लड़की के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रचार करने आए सदस्य 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल आए थे। 4 अप्रैल को उन्होंने अपनी बेटी के साथ इन लोगों से श्रीसमपुर और चंदननगर में मुलाकात की थी। उनकी बेटी इन लोगों से इतना प्रभावित हुई कि उसने दिल्ली आकर किसान आंदोलन में शामिल होने की इच्छा जताई। शुरुआत में पीड़िता के माता पिता चिंतित हुए, लेकिन बाद में उसे दिल्ली जाने की मंजूरी दे दी। हावड़ा स्टेशन से पीड़िता बाकी के सदस्यों के साथ ट्रेन में सवार हुई। एफआईआर में कहा गया कि लड़की के पिता ने अनिल मलिक और मां ने कविता आर्य से अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहा था। शिकायत के मुताबिक 11 अप्रैल को सभी लोग हावड़ा से रवाना हुए। रात में ही सबके सो जाने के बाद अनिल मलिक पीड़िता के बर्थ के पास आया, उसका हाथ पकड़कर किस करने लगा। पीड़िता ने उसे दूर हटाया और दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। ऐसे आरोप थे। अगले दिन सभी लोग दिल्ली पहुंचे। टिकरी बॉर्डर पर पीड़िता को अनिल मलिक, अनूप सिंह और अंकुर सांगवान के साथ टेंट शेयर करना पड़ा। शिकायत के अनुसार पीड़िता ने ट्रेन में घटे पूरे घटनाक्रम की जानकारी 14 अप्रैल को अपने पिता को फोन पर दी। उसने अपने पिता को यह भी बताया कि आरोपियों के साथ ही उसे टेंट शेयर करना पड़ रहा है और अनिल, अनूप और अंकुर घटिया इंसान हैं और उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अपनी बेटी से बात करने के बाद पिता ने उसे आंदोलन स्थल पर मौजूद दूसरी महिलाओं से बात करने की सलाह दी। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता ने 16 अप्रैल को एक बार फिर से अपने पिता से फोन पर बात की। इस दौरान उसने अपने पिता को बताया कि उसने योगिता और जगदीश से मदद मांगी। दोनों की मौजूदगी में एक वीडियो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया। उसने ये भी बताया कि योगिता की मदद से वो एक दूसरे टेंट में शिफ्ट हो गई है जिसमें अधिक संख्या में महिलाएं मौजूद हैं।
ये भी बताया कि पेशाब करते वक्त उसे खून निकल रहा है। पिता की शिकायत के मुताबिक 18 अप्रैल को उनकी बेटी ने कुछ वकीलों से मुलाकात की। इसके बाद तय हुआ कि यौन शोषण के मामले को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के सामने लाया जाएगा। इसी दौरान पीड़िता ने अपने पिता को जानकारी दी कि उसे पीरियड्स हो गए हैं और अब वो रिलैक्स महसूस कर रही है। इसके बाद पिता को एहसास हुआ कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद 21 अप्रैल को पीड़िता को हल्का सा बुखार आया, उसे उल्टियां और लूज मोशंस होने लगे। 24 अप्रैल को हालत और बिगड़ गई, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पीड़िता के पिता ने जय किसान आंदोलन से जुड़े अविक साहा से संपर्क किया। साहा ने डॉक्टर अमित वत्स से पीड़िता के पिता की बात कराई। डॉक्टर अमित ने संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं में से एक योगेंद्र यादव को इस मामले के बारे में बताया। योगेंद्र यादव ने पीड़िता से फोन पर बात की। एफआईआर के अनुसार दूसरी तरफ आरोपियों अनिल और अनूप को भनक लग गई कि पीड़िता संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के संपर्क में है। तब उन्होंने पीड़िता को टिकरी बॉर्डर से किडनैप करने का प्लान बनाया। पीड़िता के ही फोन से उसके पिता को कॉल किया और कहा कि उसे बंगाल वापस भेजने के लिए उनकी मंजूरी चाहिए। पीड़िता के पिता ने मंजूरी देने से मना कर दिया और डॉक्टर अमित वत्स से मदद मांगी। डॉक्टर अमित ने योगेंद्र यादव को बताया। योगेंद्र यादव ने आरोपियों से बात की तो उन्होंने योगेंद्र को बताया कि पीड़िता के पिता की रिक्वेस्ट पर उसे बंगाल ले जा रहे हैं और आगरा के पास पहुंच गए हैं। इस बीच योगेंद्र यादव ने पीड़िता से उसकी लोकेशन मांग ली। पता चला कि वो हरियाणा में हांसी के पास है। पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में बताया कि इसके बाद योगेंद्र यादव ने फिर आरोपियों को फोन किया। उन्होंने पीड़िता को वापस से टिकरी बॉर्डर लाने को कहा। ये भी कहा कि अगर पीड़िता सही सलामत वापस नहीं आई तो आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। आरोपी 25 अप्रैल को पीड़िता को टिकरी बॉर्डर पर लाए। इस बीच उसकी हालत काफी खराब हो गई। अगले दिन पीड़िता को रोहतक पीजीआई भेज दिया गया। वहां बेड न मिलने पर बहादुरगढ़ के शिवम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से उसकी हालत लगातार बिगड़ती ही गई। इस बीच पीड़िता के पिता ने भी अस्पताल में उससे मुलाकात की। शिकायत के मुताबिक अस्पताल में पीड़िता ने अपने पिता को बताया कि ट्रेन और टेंट में उसका यौन शोषण किया गया है। अनिल ने यौन शोषण किया और अनूप ने उसकी मदद की। शिकायत के अनुसार पीड़िता ने अपने पिता को बताया, हमारे साथ गलत काम हुआ है। 30 अप्रैल की सुबह पीड़िता ने दम तोड़ दिया, ये कहते हुए कि अनिल और अनूप को सजा दिलाई जाए। शिकायत के मुताबिक पीड़िता ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। पीड़िता की मौत के 8 दिन बाद 9 मई को उसके पिता ने बहादुरगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने एफआईआर में यह भी बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि किसान नेताओं पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा गया है। एसकेएम की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि संगठन पूरी तरह से पीड़िता के साथ खड़ा है। यही नहीं, मामले के सामने आने के बाद 5 मई को किसान सोशल आर्मी का टेंट और बैनर टिकरी बॉर्डर से हटा दिया गया था। साथ ही साथ लोगों से आरोपियों का सामाजिक बहिष्कार करने की भी अपील की गई। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया कि महिलाएं किसान आंदोलन की अनूठी ताकत हैं और उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोर्चे ने पीड़िता के साथ बदसलूकी की बात स्वीकारी है। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे जरूरी तो ये कि जब 16 से 18 अप्रैल के बीच किसान नेताओं को पीड़िता के साथ हुए कथित यौन शोषण के बारे में पता चल गया था तो उन्होंने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया। दूसरा ये कि आरोपियों को किसने पीड़िता को ले जाने की अनुमति दी जब पीड़िता की बात संयुक्त मोर्चा के नेताओं से हो चुकी थी। तीसरा सवाल ये कि पीड़िता की मौत 30 अप्रैल को हुई, लेकिन किसान सोशल आर्मी का टेंट और बैनर 5 मई को हटाया गया। आखिर इतनी देर क्यों हुई? इन सवालों का जवाब देने के लिए किसान नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें योगेंद्र यादव ने बताया कि पिता ने केवल 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने 6 के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, जो कि काफी शॉकिंग है। आगे योगेंद्र यादव ने कहा कि उन्हें घटना के बारे में पहली बार 24 अप्रैल को ही पता चला था। खुद एफआईआर न करने के मुद्दे पर कहा कि पहला अधिकार परिवार के सदस्यों को होता है। इसके अलावा यह भी कहा कि किसान सोशल आर्मी किसी भी तरह से किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है। और क्या कहा उन्होंने, सुनिए। 5 लोगों के साथ वो बेटी दिल्ली वापस आई। आरोप ये है कि वापस आते टाइम ट्रेन में उनमें से एक व्यक्ति ने उसके साथ बदसलूकी की, उसके साथ जबरदस्ती की। 12 तारीख को वो टिकरी पहुंचे। आरोप ये है कि 12-13 तारीख को जब वो वहां पे किसान सोशल आर्मी के कैंप में, वहां भी उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ।
मगर ये सब बात लीडरशिप तक नहीं पहुंची। उसने अपनी कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ ये चर्चा की इसके बारे में, और क्लोज फ्रेंड्स को भी उसने केवल ट्रेन में हुई हैरेसमेंट के बारे में बोला। उसके बाद जो घटना हुई उसके बारे में उसने अपनी फ्रेंड्स को भी उस वक्त नहीं बताया। जैसा मैंने कहा, ये सारी सूचना हम तक नहीं पहुंची। 18-19 तारीख के करीब लड़की बीमार होना शुरू हुई। कोविड, वो पड़ोस के हमारा जो अस्पताल है वहाँ गई। डॉक्टर को शक हुआ कि कोविड है, उसको दवाई दी गई। और नहीं, शुरू में पहले दवाई दी गई, बाद में उसको अस्पताल लेके गया जहाँ शक हुआ कि शायद कोविड है। डायरिया था, बुखार था, और 22-23 तारीख तक उसको बुखार ठीक नहीं हो रहा था, तबीयत खराब थी। उसने पिताजी से संपर्क किया स्थानीय मदद के अलावा, और पिताजी ढूंढ रहे थे कि कोई संपर्क मिल जाए जिससे वो एडिशनल मदद मांग सके। 24 तारीख को शाम को पिताजी का संपर्क ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे साथी से कलकत्ता में हुआ, जिन्होंने मुझे सूचना दी। तो 24 तारीख रात को पहली बार मुझे उनके पिताजी का संदेश आया। संदेश मेडिकल कंडीशन के बारे में था। चूंकि लड़की बंगाल से आई थी, मैंने अपनी पत्नी से आग्रह किया कि वो बांग्ला में उससे बात करें, विश्वास लेके पूछें एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। उस वक्त लड़की ने कुछ इशारा किया कि उसको कुछ तंग किया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं था कि स्थिति क्या है। अगर 17-18 तारीख को किसी को पता था यहाँ की हमारी लीडरशिप को, तो आप उसके नामों को सार्वजनिक कीजिए, हम उसके ऊपर बिल्कुल जांच करवाएंगे। आज 2-3 नाम आए हैं जो कि सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, स्टेट लीडरशिप के कुछ साथियों के नाम आए हैं। जैसा हमने कहा, हम उसकी जांच करेंगे। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365, 342, 354, 376 डी और 120 बी के तहत रेप, अपहरण, ब्लैकमेलिंग और बंधक बनाकर रखने का मामला दर्ज किया गया है। बहादुरगढ़ के एसएचओ ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया, कल रात को लेट नाइट एक दरखास्त मिली है। उत्तम नाम के व्यक्ति ने हमें एक दरखास्त दी थी क्योंकि उसकी बेटी मनोनीता के साथ कुछ गलत हरकत हुई है, और दरखास्त के अनुसार उन्होंने अनिल मलिक और अनूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उनके साथी भी साथ में हैं, और मुकदमा दर्ज करने के बाद एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी में डीएसपी साहब बहादुरगढ़ है, एसएचओ सिटी बहादुरगढ़, सीआईए 2 बहादुरगढ़, एसएचओ गवर्नमेंट बहादुरगढ़, साइबर सेल, और मुकदमे की जांच साइंटिफिक तरीके से और टेक्निकली तरीके से की जा रही है। दूसरी तरफ पीड़िता के पिता ने पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि बेटी की मौत के बाद उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि अगर बॉडी चाहिए तो ये बयान देना होगा कि उसकी मौत कोरोना से हुई है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि क्योंकि वे इमोशनली बहुत टूटे हुए थे, इसलिए ये बयान दे दिया। इन आरोपों पर हमने पुलिस का पक्ष जानने के लिए बहादुरगढ़ के एसएचओ और झज्जर के एसपी को फोन किया। दोनों ही जगह पर हमारे फोन का जवाब नहीं दिया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि मामले के आरोपी फरार हैं, लेकिन इस बीच दूसरे आरोपी अनूप सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने बताया कि वो टिकरी बॉर्डर पर ही मौजूद है। उसने अपने वीडियो में पीड़िता का कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया है, ये कहते हुए कि शिकायत करने के एक दिन बाद पीड़िता अनिल के साथ सिगरेट पी रही थी। सुनिए आरोपी अनूप ने क्या कहा। साथियों, जैसा कि आप सबको पता चल गया कि किसान आंदोलन में आज एक एफआईआर दर्ज हुई और जिसमें मेरा नाम भी शामिल है। इसमें ये लिखा गया है कि रेप का दोषी और तमाम तरह की अलग संगीन धाराओं के तहत इन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है किसान आंदोलन को ख़राब करने की। इसी के संदर्भ में पिछले 6 तारीख को मीटिंग हुई थी, पंचायत हुई थी टिकरी बॉर्डर के ऊपर, जो लगातार 8.5 घंटे चली, और उस पंचायत में निकल के आया था जिसमें सभी जो बंगाल हम लोग गए थे वो सब शामिल थे। और पंचायतियों में विशेष रूप से दुवन खाप से फुलकुआर मास्टर पेटवाड़ जी शामिल थे, जोगेंद्र नयन घासीराम शामिल थे, जोगेंद्र तालू शामिल थे, मीतमान जैसो से शामिल थे, इंद्रजीत सांगवान शामिल थे और बारूराम शामिल थे।
इसमें सब चीज़ें ये चीज़ निकल के आई थी कि उसके साथ लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी और वो भी ट्रेन में हुई थी और लड़की ने बताई थी, लेकिन रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। और जो आज चीज़ें फैलाई जा रही, हम इस बात के बिल्कुल पक्ष में हैं, जिसने जो भी गलत किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी वजह से हमने अनिल मलिक को संगठन से बाहर कर दिया था और आज भी हम ये बोल रहे हैं जो दोषी है उसको सज़ा मिले। लेकिन रेप जैसी जो चीज़ें फैलाई जा रही है किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, वो बिल्कुल गलत हैं। और जिस दिन लड़की ने शिकायत की थी उसी अगले दिन वो लड़की अनिल मलिक के साथ सिगरेट पी रही थी और उनके साथ घूम रही थी। हमने उसको समझाया था कि आप शिकायत भी कर रही हैं और इसी के साथ घूम रही। तब से वो लड़की को हमने, कविता नाम की लड़की जिसका एफआईआर में भी नाम शामिल है, उसके पास उसको छोड़ दिया था। तो साथियों, आज इसमें जब मैंने पढ़ा, रिपोर्ट आई हुई है, इसमें लिखा हुआ कि अनूप सिंह चानोद पिछले 30 तारीख से ही जब लड़की की मृत्यु हुई थी उसी दिन से टिकरी बॉर्डर से गायब है। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, 29 तारीख को सुबह भी आए थे और फिर शाम को मीटिंग हुई थी। हरियाणा के जो बुजुर्ग किसान हैं वो मेरे पास आए थे और उसके बाद शाम को पिलर नंबर 764 पे मीटिंग भी हुई थी, जिसमें हमारे बुजुर्ग किसानों के साथ हमारे युवा साथी मनदीप मलिक भी शामिल थे और मोहित इक्कस भाई भी शामिल थे। इसमें यही फैसला हुआ था, बेटा आप थोड़ा इधर उधर हो जाओ क्योंकि मामला अभी गर्म है। आप मानते हैं कि आपने, चलो इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन हो सकता है सामाजिक तत्व मामला ऐसा है कि आपके ऊपर हमला कर दे, इसलिए आप बॉर्डर के ऊपर ही रहो, लेकिन इस झोपड़ी में मत रहो जो पिलर नंबर 755 पे। तो मैं उस टाइम से 30 तारीख के बाद, मैं 3-4 दिन से मेरे को बुखार आ रहा था, तो उसके अगले दिन मैंने टेस्ट भी करवाया। 30 तारीख को कोविड का टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और 6 तारीख को फिर वहाँ जो पंचायत हुई थी टिकरी बॉर्डर पे, उसमें मैं शामिल था। सभी चीज़ें निकल के सामने आ गई थी। और आज एक बार फिर अभी एफआईआर के बारे में जो लिखा वो पढ़ रहा था मैं। ना मैं किसान आंदोलन से पहले भागा था, अभी मैं किसान आंदोलन में हूँ, अभी मैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर मौजूद हूँ। इस पूरे मामले में महिला संगठनों ने भी न्याय की मांग की है। कुल 24 महिला संगठनों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं। किसान आंदोलन में ट्रॉली टाइम, स्टूडेंट फॉर सोसाइटी और स्वराज अभियान जैसे संगठनों से जुड़ी महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ है और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह के मामलों के निवारण के लिए एक सिस्टम बने। इस तरह किसी एक मामले में एक्शन लेकर इस दिक्कत को खत्म नहीं किया जा सकता। जेंडर सेंसिटाइजेशन और यौन उत्पीड़न को कम करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। हमने इन संगठनों से ये जानने की कोशिश की कि पिछले मामलों में कार्रवाई के लिए उन्होंने किस तरह के कदम उठाए, संयुक्त किसान मोर्चे से क्या मांग की, इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की भूमिका पर उनका रुख क्या है। इन सवालों के जवाब के लिए हमने विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस और स्टेट रिप्रेशन यानी WSS से संपर्क किया। उनके कॉन्टैक्ट पर्सन झेलम से हमारी बात हुई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम लोगों को जब से मतलब इन घटनाओं के बारे में पता चला है, जैसे आपको भेजा है कि हमने पहले एक स्टेटमेंट निकाले थे और कुछ घटनाएं जो हमने वहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि टॉयलेट टाइम्स या उनके अंदर जब ये एलिगेशन सामने आए हैं तो उसको वो अपने अपने संगठनों के अंदर एक रिड्रेसल प्रोसेस भी अभी चालू है। अभी एक रिड्रेसल प्रोसेस चालू है और कुछ संगठनों में ने इसके बारे में स्टेटमेंट भी दिया है। तो वो जो पहले वाले जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं जब सामने आई है तो उसका एक रिड्रेसल प्रोसेस भी उसके बाद शुरू हुआ है और वो आप उन संगठनों को अलग से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो रिड्रेसल प्रोसेस क्या है। मैं उनमें नहीं हूँ तो मुझे जितना पता है मैं उतना बोल दूँ। और दूसरी चीज ये है कि जब हमें इस लड़की के बारे में ये वाले जो घटना है इस बारे में हमें पता चला ही उसकी अनफॉर्चुनेटली उसके डेथ के बाद। ये हम सबका अफसोस है कि अगर हम सबको पहले पता चलता तो हम लोग उनको उस वक्त मदद कर पाते जिस वक्त ये मदद की जरूरत थी। पहले हम पता करने की कोशिश करते कि क्या हुआ है। तो
इस बारे में, इस घटना के बारे में भी जब पता चला हमको, उसके बाद से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी से बात करके ये जोड़ने की कि क्या मतलब क्या हुआ था वहाँ पे या क्या क्या हुआ था, और उसके साथ साथ मतलब उसको एड्रेस करने के लिए क्या मतलब क्या प्रोसेस फॉलो किए गए या ना किए गए। तो इस तरह से जब घटना, और दूसरी बात, और तो इस तरह तो हम लोग इसीलिए हम लोग इस डिमांड पे आए हैं कि जब आंदोलन के अंदर इस तरह से की घटनाएं घटती है तो उसके लिए एक कमेटी सेटअप करने की जरूरत है। एक कमेटी जो इनको इस तरह से घटनाएं को हैंडल करने की एक मतलब एक ट्रेनिंग है। तो उस तरह से कमेटी, जैसे कि हम लोग वर्क प्लेस में अगर कुछ होता है तो हम लोग आईसीसी सेटअप करने के लिए बोलते हैं ना कि आईसीसी के पास, ताकि एक ड्यू प्रोसेस फॉलो हो पाए। तो इसी तरह से आंदोलन के अंदर भी हम लोग यही हमारा एक हम लोग बोल रहे हैं कि अगर एक कमेटी सेटअप हो जाए या फिर एक हेल्पलाइन सेटअप हो महिलाओं के लिए, ताकि उन लोगों को, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि और महिलाएं आंदोलन में आए। आप इस एक घटना से पूरा इतना जो संघर्ष है इतने महीनों का, उसको आप एक घटना से जज नहीं कर सकते। इतना जो संघर्ष है इसमें महिलाएं और पुरुष एकदम कंधों से कंध मिला के इतने दिनों तक वो लोग लड़े हैं और आगे भी वो लोग लड़ेंगे। तो इस तरह से घटनाएं होगा तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जब ये घटनाएं घटती है तो उसको हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं। WSS की तरफ से पहले कहा गया था कि अभी संगठन में चर्चा चल रही है और देर शाम तक ही कोई बयान जारी किया जाएगा, लेकिन हमारे कई बार कॉल करने के बाद कॉन्टैक्ट पर्सन ने हमसे बात की। WSS संगठन संयुक्त बयान जारी करने वाले 24 महिला संगठनों में शामिल है। हमने AIPWA और AIDWA से भी संपर्क करने की कोशिश की, वहां से हमें कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में यही कि इस किसान आंदोलन में एकदम शुरुआत से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली है। उन्होंने केवल कृषि कानूनों के खिलाफ ही नहीं बल्कि महिला किसानों और महिलाओं से जुड़े दूसरे मुद्दों को भी उठाया है। उन्होंने आंदोलन को जीवंत बनाए रखा है। ऐसे में कई महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण की खबरें आई हैं। इन यौन शोषण को रोकना और महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण देने की जिम्मेदारी आंदोलन के नेताओं की है। अगर वे इसमें असफल होते हैं तो इससे आंदोलन को ही नुकसान होता है। इस तरह की घटनाओं से दिल्ली से दूर किसी शहर या गांव में बैठी लड़की के पास गलत संदेश जाता है। हो सकता है वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करना चाहती हो, लेकिन इस तरह की घटनाओं और इस पर किसान नेताओं का रुख उसकी राय बदल सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसान नेता महिलाओं के सवाल पर भी अपना रुख साफ करें। ये थी आज की बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, यानी बताते हैं दिन की सुर्खियां क्या है। पहली सुर्खी बनाई है दिल्ली के शाहदरा में तैनात महिला हेड कांस्टेबल राखी ने। इंडिया टुडे की तंसीम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के रेडियो कॉलोनी GTB नगर में रहने वाले एक कपल इस वक्त कोविड से जूझ रहे हैं। उनका 6 महीने का एक बच्चा है। कोरोना के चलते वो अपने बच्चे की देखरेख सही से नहीं कर पा रहे हैं। उनके रिश्तेदार भी मेरठ और गाजियाबाद में रहते हैं। कोरोना के चलते कोई भी आने को तैयार नहीं था। ऐसे में इस कपल ने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी। हेड कांस्टेबल राखी ने अपने सीनियर अधिकारियों से परमिशन मांगी और बच्चे के पेरेंट्स से संपर्क किया, फिर बच्चे को अपने पास ले आई। अभी वही बच्चे को संभाल रही हैं। अगली सुर्खी बनाई है एक्टिविस्ट नताशा नरवाल ने। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत पर 10 मई की सुबह रिहा कर दिया है ताकि वो अपने पिता महावीर नरवाल के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। महावीर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के सीनियर मेंबर थे। कुछ दिन पहले कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। 9 मई को उनका निधन हो गया था। ये जान लीजिए कि नताशा नरवाल को पिछले साल दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया गया था। नताशा पिंजरा तोड़ ग्रुप से जुड़ी हुई हैं जो महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। अगली सुर्खी बनाई है जानी मानी सऊदी विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट लुजैन अल हथलौल ने। करीब 2.5-3 साल तक वो जेल में बंद थी। फरवरी में ही उन्हें रिहाई मिली थी और वो जेल से बाहर आई थी। द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके एक रिश्तेदार ने अब जानकारी दी है कि सऊदी सिक्योरिटी की तरफ से लुजैन को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि उन्हें समन क्यों भेजा गया है।
उस दौरान ये रिपोर्ट्स भी आई थी कि जेल के अंदर उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। लुज़ैन सऊदी अरेबिया में औरतों के अधिकारों के लिए आवाज उठाती रहती है। औरतों को ड्राइविंग का अधिकार दिलाने के लिए भी उन्होंने काफी जद्दोजहद की थी। ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।